नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको यहाँ पे 30 प्रश्न मिलेगा। 30 प्रश्न आपको ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, आपको बताना है। जलवायु, उच्चावच, समय या वनस्पति जात। आप लोग बताइए आपका जवाब क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा जो है वह मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। क्या होती है? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई होती है वह जो है समय निर्धारित करता है। ठीक है, समय के द्वारा जो है इसकी मोटाई निर्धारित होती है। तो यहां पे आपका केवल तीसरा ऑप्शन सही है, समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है वितरण के आधार पर, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वितरण के आधार पर आप संसाधनों को सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा है, देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आप संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों उपयोग की सततता के आधार पर, तो उपयोग की सततता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वितरण के आधार पर पूछा गया था, इसलिए आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो विविध समाज क्या होता है? देखिए दोस्तों, विविध समाज जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और समानताएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विविध समाज कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही है, बाकी और सभी यहाँ पे गलत हैं। यहाँ पे दूसरा लिखा है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और असमानताएं पाई जाती हैं। तो यह गलत है दोस्तों, केवल पहला ही आपका यहाँ पे सही है, विविध समाज के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, आपको यह बताना है। पहला है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। दोस्तों यह तो लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहा है, चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहा है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कथन जो है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है, आपको यह बताना है। पहला है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, दूसरा है महिलाओं के लिए मताधिकार, तीसरा है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। देखिए दोस्तों, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? महिलाओं के लिए मताधिकार, ये उनकी मुख्य मांग थी दोस्तों। यहाँ पे आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है, महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है। पहला है, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दोस्तों ये जो है जैन साधुओं द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, जैन साधुओं द्वारा इसकी रचना नहीं की गई थी। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जातकों की बारे में बात करें, जातकों के विषय में, तो इनकी रचना जो है सामान्य लोगों द्वारा की गई थी दोस्तों, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। देखिए दोस्तों, जातक कथाएं जो हैं ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जातक कथाएं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में दोस्तों इन्हें संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे केवल आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है।
तो ये सब गलत है दोस्तों। देखिए इसमें आईने अकबरी के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। इसमें जो है दोस्तों अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे आपका केवल पहला ऑप्शन सही है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो आईने अकबरी के बारे में यह कथन आपका पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? आपको बताना है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद। देखिए दोस्तों गुरु अंगद जो थे इन्होंने ही अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल तीसरा ऑप्शन सही है, गुरु अंगद। गुरु अंगद दोस्तों ये जो है सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम लहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ध्यान से सभी प्रश्न आप लोग देखिए। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, यह तो विशेषता है, सही है। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। देखिए दोस्तों एथेनियन लोकतंत्र के बारे में आपका जो पहला लिखा है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, यह बिल्कुल सही है, यह इसकी विशेषता है। और तीसरा जो है सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, यह भी सही है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे, यह भी जो है एथेनियन लोकतंत्र के बारे में सही है। यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता बिल्कुल नहीं है। यहां पे दोस्तों आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों दक्षिणापथ शासकों के लिए समुद्रगुप्त की कौन सी नीति थी? वह नीति थी दोस्तों ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसको ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के मतलब कि दक्षिणापथ शासकों के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों विजय के बाद उनके राज्य जो है वापस कर दिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही है आपका? पहला सही है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका केवल पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलाइए। देखिए यहाँ पे कला रूप लिखा है, उसके आगे नामावली से आपको मिलान करना है। पहला है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, उसे क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है? उसे दोस्तों तैल चित्रकला कहते हैं। यहाँ पे देखिए तैल चित्रकला चौथे नंबर पर है, तैल चित्रकला। तो पहले को आप चौथे से मिलाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है? चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, इसे क्या नाम दिया गया है? दोस्तों इसे जो है नयनाभिराम नाम दिया गया है। क्या? नयनाभिराम। यहाँ पे दूसरे को आप जो है पहले से मिलाएंगे, बी को पहले से मिलाएंगे। और तीसरा क्या है देखते हैं। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, इसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इसे जो है रूप चित्रण नाम दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा सी को आप दूसरे से मिलाएंगे, रूप चित्रण, ठीक है। और चौथा क्या है देखते हैं। चौथा है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे इतिहास चित्रकला कहा जाता है। तो इसे आप तीसरे से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा विकल्प आपका यहाँ पे सही है, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? आपको यह बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास और कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही है? यहाँ पे आपका जो है दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बौद्ध महायान के संदर्भ में आपको विचार करना है और सही उत्तर आपको
बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, तो यह गलत है दोस्तों। व्यापक संकेतों का उपयोग करके मूर्तियां दिखाई गई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। बौद्ध महायान के संदर्भ में महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या सही है, ए गलत है और बी सही है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए इसको, ए गलत है और बी सही है, इसलिए आपका यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, महायान, महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट मार्ग होता है। ध्यान रखिएगा, महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है। और बोधिसत्व, बोधिसत्व ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों कहा जाता है, बोधिसत्व जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते थे, तो उसे जो है बोधिसत्व कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ए गलत है और बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और बी कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, यह भी सही है। जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, तो यह भी सही है दोस्तों। यहाँ पे आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, दरगाह, खानकाह, ईदगाह, गुलफरोशा। आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और किसी दरगाह के साथ जो सूफी बैठके और विश्राम गृह बने होते थे उन्हें खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें खानकाह कहा जाता है। और वह स्थान दोस्तों जहां ईद के मौके पर लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं उसे हम ईदगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गुल फरोशा दोस्तों एक त्योहार है। चलिए यहां पे दोस्तों आपका केवल पहला ऑप्शन सही था, दरगाह, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका जो है क्या सही है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत जो है रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, रामानुज की दोस्तों प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो वेदांत सार और वेदार्थ संग्रह, ये दोनों प्रसिद्ध हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह एक फौजदारी अदालत थी। क्या यह सही है दोस्तों, यह सही नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलाता था, बिल्कुल सही है। दीवानी अदालत के बारे में यह आपका दूसरा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, दीवानी अदालत में जो है राजस्व संबंधी मामलों की क्या होती थी, सुनवाई होती थी। राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई दीवानी अदालत में होती थी और यह जो है यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन आपका सही है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, ए गलत है और बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरीसन नगर से अभिप्राय है, गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, गैरीसन नगर दोस्तों किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है गैरीसन नगर से। गैरीसन नगर से अभिप्राय दोस्तों क्या है, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं उसे गैरीसन नगर कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कुछ गैरीसन नगरों की बात करें तो अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर, ये जो है प्रमुख नगर थे, गैरीसन नगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होता है। क्या यह सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पे देखिए, लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होता है, यह बिल्कुल सही है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत जो है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82° पूर्व देशांतर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और यह देशांतर जो है, यह देशांतर रेखा जो है, ये जो है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इसलिए जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चौथा विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 3 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे रूस में जो है 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 9 टाइम जोन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है। कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार है वह अधिक होता है जिसके कारण वहां से एक अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यह भी सही है। प्रत्येक क्षेत्र 15 अंश के देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी तीनों कथन सही है यहाँ पे, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम बताना है आपको वायुमंडल की परतों का। तो सबसे पहली परत कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली परत आपकी क्षोभ मंडल होती है, इसको याद रखिएगा। क्षोभ मंडल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। दूसरा है आपका समताप मंडल, समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरा आता है दोस्तों हमारा मध्य मंडल, मध्य मंडल को दोस्तों हम मेसोस्फियर कहते हैं। चौथा आता है हमारा बाह्य वायुमंडल, तो बाह्य वायुमंडल को दोस्तों हम थर्मोस्फियर कहते हैं। और बहिर्मंडल आता है लास्ट में, इसे हम जो है एक्सोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, जो ऋतुएं होती हैं वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? याद रखिएगा, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या सही है? यहाँ पे दोस्तों केवल चौथा ऑप्शन सही है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसके कारण जो है ऋतुएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, आपको यह बताना है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, आपको बताना है। हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों तो ये जो है कितना पाया जाता है? लगभग 78% इसकी मात्रा होती है वायुमंडल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बात करें ऑक्सीजन की दोस्तों, तो इसे हम जो है लगभग 21% लिख सकते हैं, या 20.99% होता है, तो लगभग 21% इसकी मात्रा हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन की। और बात करें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है, ठीक है, 0.03% है। हीलियम की मात्रा कितनी है दोस्तों? हीलियम की मात्रा आपकी है 0.0005% है। तो यहाँ पे जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन की मात्रा 78%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है। पहला है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठंडी धाराएं जो है दोस्तों, ये जो है ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला सही है। और गर्म धाराएं जो हैं वे जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, तो यहाँ पे पहला सही है। दूसरा है, लिब्राडोर एक गर्म धारा है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। लिब्राडोर गर्म नहीं है, लिब्राडोर दोस्तों ये अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है या कहलाता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे ए और सी बिल्कुल सही है महासागरीय धाराओं के बारे में, बी ऑप्शन गलत है। तो ए और सी सही है, यहाँ पे आपका तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। और
बड़े बड़े हिमखंडों को क्या कहते हैं? बड़े बड़े हिमखंडों को दोस्तों हिमनद कहते हैं। लोयस किसे कहते हैं दोस्तों? लोयस पवनों द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी के महीन कणों के बृहद जमाव को कहते हैं लोयस। तो यहां पे दोस्तों आपका क्या सही है? केवल तीसरा ऑप्शन सही है, हिमोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? आपको बताना है। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी वनस्पति है आप लोग बताइए दोस्तों? यह जो है कौन सी है? ये जो है शंकुधारी वनस्पति है। ठीक है, इसे जो है शंकुधारी वन कहते हैं। दोस्तों यह जो है वनस्पति है ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है और इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वन दोस्तों अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, जैसे कि चीड़ हो गया, चीड़ के वृक्ष हो गए, देवदार के वृक्ष हो गए, ये जो है शंकुधारी वन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपका केवल चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? आपको यह बताना है। तो यहां पे आप लोग देखिए, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यह बिल्कुल भी दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन राइट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हिमालय और सुंदरवन का डेल्टा इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। क्या होता है? हिमालय और सुंदरवन का डेल्टा इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। यहां पे दोस्तों आपका केवल पहला ऑप्शन सही है। कौन सी विशेषता नहीं है यही आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्यों? आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, तैराक मृत सागर में इसलिए तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। यहां पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मृत सागर को साल्ट सी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है मृत सागर में नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों केवल आपका पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग देखिए, इसमें भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। तो केवल कृषि और वन के लिए उपयोग इसका नहीं है दोस्तों। इसका उपयोग जो है हम बागवानी के लिए भी कर सकते हैं, भवन निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे केवल कृषि और वन के लिए उपयोग यह गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है। तो केवल ये जो है स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित नहीं होती दोस्तों, यह भी आपका यहाँ पे गलत है। तो ए और बी दोस्तों दोनों यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताइए। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं दोस्तों? आपको यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्षक मेखलाएं जो होती हैं ये पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती है। यहाँ पे दोस्तों आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में दोस्तों इस विधि द्वारा जो है क्या किया जाता है, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष जो है कतारों में लगाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर? शुष्क प्रदेशों में या तटीय प्रदेशों में। ठीक है, ताकि जो है मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ पे आपका केवल दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।